अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है एसिड बेसिस एंड टाइट्रेशन। इसमें हम लोग एसिड बेसिस एंड टाइट्रेशन और दूसरे नंबर पे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। और लेट्स गेट स्टार्टेड कि हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास पीएच स्केल क्या होता है। अच्छा, पीएच स्केल होता है कि जिसके ऊपर 14 0 to 14 मार्किंग होती है, ठीक है। तो आपने इस स्केल को देखना होता है, ये 0 to 14 मार्किंग होती है, ठीक है। अच्छा, अब 0 to 3 इसमें होते हैं वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और जो है वीक अल्कलाई और स्ट्रॉन्ग अल्कलाइज होते हैं, ठीक है। तो आपने उसमें डिफरेंशिएट करना है। अच्छा जी, 0 to 3 जो होते हैं हमारे पास, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। तो इसमें पहले मैं मार्किंग कर लेता हूँ, फिर उसके बाद फिर आपको बताता हूँ कि इसमें क्या-क्या चीज़ आपने देखनी है, ठीक है। इधर 7 जो है वो दरमियान में, मैं मिडल में 7 इधर लिख देता हूँ। 7 जो होता है ये हमारा न्यूट्रल होता है और जैसे-जैसे हम लोग लेफ्ट साइड को मूव करते हैं, तो एसिडिक पीएच जैसे-जैसे बढ़ती जाती है, तो एसिडिक कंडीशन बढ़ती है। और जैसे-जैसे हम लोग राइट साइड को मूव करते हैं, तो ये बेसिक होते जाते हैं, ठीक है? तो अब हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इस तरफ सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बाद हमारे पास आ जाएँगे वीक एसिड्स और इस तरफ जो बिल्कुल लास्ट पे होंगे, ये स्ट्रॉन्ग बेस या अल्कलाई होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस या अल्कलाई। ठीक है? तो ये आपने यहाँ पर ख़्याल रखना। अब इसकी वैल्यू आपसे पूछ लेता है कि इसकी पीएच की वैल्यू क्या है और स्ट्रॉन्ग अल्कलाई कितने नंबर्स पीएच हो तो वो एग्ज़िस्ट करता है। 0 to 3 हो तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, 4 to 6 हो तो ये वीक एसिड होते हैं, ठीक है? वीक एसिड्स। उसके बाद 8 to 10 जो होते हैं, ये हमारे पास वीक एल्कलाई होते हैं, वीक एल्कलाई और 11 to 14 जो होते हैं हमारे पास, वो स्ट्रॉन्ग एल्कलाई होते हैं, ठीक है? स्ट्रॉन्ग एल्कलाई होते हैं। अच्छा, इसके बाद अब आपसे जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, यूजेस ऑफ लिटमस पेपर, फिनोल्फेथलीन, मिथाइल ऑरेंज और एसिडिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन में हम लोग किस तरह डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, ये इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स हम लोग उस लिए यूज करते हैं कि हमने डिफरेंशिएट करना होता है कि एसिड क्या है और बेस क्या है। तो हम लोग उसके लिए इंडिकेटर्स यूज करते हैं और इंडिकेटर्स हमारे पास कितने होते हैं? मोस्टली हमारे पास 4 इंडिकेटर्स होते हैं। एक लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर। अच्छा, लिटमस पेपर जो है ये 2 कलर का होता है। एक होता है ब्लू कलर का और एक होता है रेड कलर का लिटमस पेपर, ब्लू या रेड। उसके बाद आ जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर। देन हमारे पास मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज और लास्ट पे फिनोल्फेथलीन आ जाता है, फिनोल्फेथलीन, ठीक है। अच्छा, अब आपने देखना है कि इन सभी के इंडिकेटर्स के कलर्स हमने चेक करने हैं कि क्या-क्या होते हैं। इंडिकेटर्स और कलर्स इन एसिड्स, कलर इन एसिड्स एंड कलर इन बेस या अल्कलाई। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लिटमस पेपर, ठीक है। और लिटमस पेपर जो होता है, ये 2 कलर का मैंने आपको बताया, लिटमस पेपर। जो ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर का लिटमस पेपर, ये एसिड के अंदर जब हम लोग ब्लू को डिप करते हैं, ब्लू टर्न्स रेड, रेड कलर में ये टर्न हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ये, ठीक है इसका कलर। उसके बाद ये रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू कर देता है, रेड लिटमस पेपर ब्लू। अच्छा, अगर मैं एसिड के अंदर रेड लिटमस पेपर डिप करूंगा तो कोई कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है,
यूनिवर्सल इंडिकेटर। अच्छा, यूनिवर्सल इंडिकेटर जब हम लोग इसके फ्यू ड्रॉप्स एसिड्स के अंदर डालते हैं तो ये रेड कलर देता है, और जब हम लोग फ्यू ड्रॉप्स इसके अल्कलाई में डालते हैं तो ये ब्लू कलर शो करता है। ठीक है, ये आपने कलर्स याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जब ये एसिड के अंदर डालते हैं इसके फ्यू ड्रॉप्स तो क्या कलर आता है, तो ऑरेंज रेड कलर देता है, ऑरेंज रेड कलर। ठीक है, और जब हम लोग यही अल्कलाई में डालते हैं तो ये येलो कलर शो करता है। और लास्ट पे आपके पास फिनोल्फेथलीन, फिनोल्फेथलीन, फिनोल्फेथलीन। ठीक है, जब ये डालते हैं एसिड्स के अंदर तो ये इट टर्न्स कलरलेस, ये कलरलेस हो जाते हैं। ठीक है, और जब अल्कलाई में डालते हैं तब इसका कलर हो जाता है पिंक। ये कलर्स आपने याद कर लेने। अब हम लोग डिफरेंशिएट देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स में क्या डिफरेंशिएट। अच्छा, सबसे पहले तो देखते हैं एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स आर सब्सटेंस which gives प्रोटॉन। अब प्रोटॉन को हम लोग H पॉजिटिव आयन कहते हैं, which gives H पॉजिटिव आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन। किसी भी एक्वा सॉल्यूशन में हम लोग एसिड डालेंगे तो ये H पॉजिटिव आयन देगा। ठीक है, और इसको वी कैन ऑल्सो कॉल दिस एज द प्रोटॉन डोनर। ये प्रोटॉन जो है ये डोनेट करते हैं, डोनर। ठीक है, प्रोटॉन डोनेटिंग, जो भी एसिड होगा वो प्रोटॉन डोनेट करेगा। अब आपके पास एसिड्स आ जाते हैं, जिस तरह हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HNO3। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स। इसके बाद हमारे पास एक एसिड आता है इथानोइक एसिड, और वो एसिड होता है वीक एसिड। इथानोइक एसिड जो है वीक एसिड होगा, CH3COOH इसकी, ये वीक एसिड होता है, वीक एसिड। अब इनमें डिफरेंस क्या है, इन दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड? अच्छा, स्ट्रॉन्ग acids are those which completely ionize in aqueous solution। ठीक है, और weak acids are those which partially ionize in aqueous solution। ठीक है, are those acids which completely ionize in aqueous solution, completely ionize in aqueous solution, और वीक एसिड्स क्या थे? आर दोज एसिड्स which partially ionize in aqueous solution। अच्छा, अब हम लोग इक्वेशन से इसमें किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर कोई इक्वेशन लिखी आ गया, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व है। ठीक है, तो इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 और ये एक्वस सॉल्यूशन में है। तो अब आपने एक चीज याद रखनी है, मैंने यहाँ पर डबल एरो लगाया। ठीक है, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है, बच्चे ये मिस्टेक करते हैं। डबल एरो जहां पर भी आएगा वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, और यहाँ पर जो है आपके पास सिंगल रिएक्शन होना है, मतलब आगे की तरफ प्रोसीड करेगा, ये रिवर्स नहीं आएगा, क्योंकि ये वाटर के अंदर कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं और सारे के सारे आयंस दे देते हैं, मतलब H पॉजिटिव प्लस Cl माइनस, और ये रिवर्स रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, ये 2H पॉजिटिव और SO4 -2 बनेगा। ठीक है, तो ये जो सिंगल एरो है ये शो कर रहा है ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं और कंप्लीटली आयोनाइज हो गए। और वीक एसिड क्या था आपके पास? CH3COOH, जो कि इथानोइक एसिड था, और इसको डबल एरो से रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, डबल एरो का मतलब है कि ये पार्शियली आयोनाइज हो रहा है, हाइड्रोजन आयन इसने दे दिया और साथ में CH3COO
माइनस चार्ज इसके ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये इसने पार्शियल आयनाइज का मतलब है दोबारा ये इसके अंदर कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये इसमें की डिफरेंस है। अब आ जाते हैं, अब आपके पास बेसिस या अल्कलाई, बेस या अल्कलाई are those substance are those substance which gives OH negative ion, hydroxide ion, OH negative ions in aqueous solution। एक्वा सॉल्यूशन के अंदर ये OH नेगेटिव आयन दें, ठीक है। और इसकी एक और डेफिनेशन है, और हम लोग इसको कह सकते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं ये, प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखते हैं तो आपको मजीद जो है चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब एसिड्स, जिस तरह आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आपने इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व जब किया तो ये जो है आपके पास सोडियम आयन और इसने OH नेगेटिव आयन दे देना, ठीक है। तो इससे यहां से तो ये तो पता लग रहा है कि OH नेगेटिव आयन जो भी दे वो आपके पास क्या होता है, बेस होती है। अब हम लोग अमोनिया की बात करें तो अमोनिया NH3 ये भी आपके पास बेस होती है, और ये क्या करती है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है। प्रोटॉन कौन था, H पॉजिटिव था, इसने क्या करना है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेना, तो ये NH4 पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। इसने क्या किया, ये प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन, ठीक है, और बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो जब इसने एक्सेप्ट किया तो ये भी आपके पास बेस बन चुकी है, ठीक है, NH4 अमोनिया। अच्छा, अब आपके पास टाइट्रेशन प्रोसीजर आ जाता है। टाइट्रेशन प्रोसीजर बड़ा ही इंपॉर्टेंट, टाइट्रेशन। अच्छा जी, अब इसमें टाइट्रेशन में होता क्या है कि आपके पास जब भी ये रिएक्शन होगा टाइट्रेशन का, तो आपने ये वाली डायग्राम जो है ना ये देख लेनी है, ठीक है। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास एक बीकर होता है, बीकर के थ्रू हम लोग उसके अंदर होते हैं एसिड या बेस होगी जिसका वॉल्यूम हमें पता होगा, ठीक है। अब ये देखें तो इसमें 25 सेंटीमीटर क्यूब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपके पास, HCl, ठीक है। और ये एक्वस सॉल्यूशन है, इसको पिपेट के थ्रू आपने पिक करना है। पिपेट जो है ये हमारे पास एक्यूरेट रीडिंग देता है। कोई भी ऐसा इक्विपमेंट है जिस तरह ब्यूरेट है या फिर कॉनिकल फ्लास्क है या कोई और चीज हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर है, वो कभी भी परफेक्ट रीडिंग नहीं देते, उनके अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं। पर पिपेट जो है, पिपेट हमें एग्जैक्ट वॉल्यूम देता है, इसलिए हम लोग पिपेट के थ्रू पहले हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पिक करेंगे, इसको कॉनिकल फ्लास्क में डालेंगे, देन एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर। इसमें क्या चीज ऐड करनी है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर। अब आपकी मर्जी है, इंडिकेटर कोई भी आप यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज यूज कर लूं तो जब यहाँ पे ये ट्रांसफर हो गया इसमें, ठीक है, एसिड आ गया HCl एक्वस, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर जो है मिथाइल ऑरेंज डाला, तो अब आपको पता है मिथाइल ऑरेंज का एसिड के अंदर कलर क्या होता है, ऑरेंज रेड, ठीक है। तो ऑरेंज रेड कलर इसने दे दिया, ऑरेंज रेड से मुझे ये पता लग गया कि ये मेरा एसिड है, ठीक है, ऑरेंज रेड कलर। तो एसिड मैंने शिफ्ट किया, एसिड का वॉल्यूम नाउन है जो कि हमें पता है 25 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपने एसिड और बेस का रिएक्शन करवाना होता है, जिस तरह यहाँ पे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं और बेस जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका जब रिएक्शन करवाएंगे ये हमारे पास दो चीजें बनाएगा, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर H2O, ठीक है। अब हम लोग इसको अगर बैलेंस कर लें तो ये ऑलरेडी हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। और याद रखिएगा, जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस, और जब ये एक्वस सॉल्ट प्लस वाटर बनाए तब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये भी एक क्वेश्चन आता होता है। अच्छा, अगर अब आपका क्वेश्चन आपके ज़हन में ये आ रहा होगा कि सर ये एक्वस होना जरूरी है, बिल्कुल ये एक्वस होना जरूरी है, और अगर ये सॉलिड स्टेट में कोई भी सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, साथ वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, तब ये कभी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होगा, ये चीज भी आपने याद रखनी है। अच्छा, अब आपने ब्यूरेट में आपने जो है वो कुछ सोल्यूशन लेना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, क्योंकि HCl तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो आपने कॉनिकल फ्लास्क में ऐड कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे ये ब्यूरेट है और ब्यूरेट में आपने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। अब आपने क्या करना है, ये ब्यूरेट इसके ऊपर प्लेस करना है और इसको ओपन करना है, देन ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना है,
साथ में इसको स्टिर करते जाना है ताकि आप कलर चेंज इसका ऑब्जर्व कर सकें। जब ये येलो कलर का हो जाए ना, येलो कलर शो करे, तो तब आपको ये पता लग जाएगा कि आपका टाइट्रेशन का प्रोसीजर हो चुका है और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है, और येलोइश हो रहा होगा, ठीक है, उस प्रोसेस के दौरान। अच्छा, अब यहाँ पे एक डेफिनेशन आपकी आ जाती है कंकोर्डेंट रिजल्ट्स, ठीक है। कंकोर्डेंट रिजल्ट्स मैं आपको बता दूं यहाँ पे कंकोर्डेंट रिजल्ट्स क्या होते हैं। अच्छा जी, कंकोर्डेंट रिजल्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने टाइट्रेशन जो है वो 2 से 3 मर्तबा परफॉर्म कर दी, कंकोर्डेंट रिजल्ट्स, ठीक है। अब आपके पास कंकोर्डेंट रिजल्ट्स क्या हैं, 0.2 सेंटीमीटर क्यूब तक का डिफरेंस आ जाए, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम्स। मतलब आपने 3 मर्तबा टाइट्रेशन प्रोसीजर किया, टाइट्रेशन 1, ठीक है, टाइट्रेशन प्रोसीजर 3 किए, टाइट्रेशन 1, टाइट्रेशन 2 और टाइट्रेशन 3। अब इसमें इनिशियल और वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम जो है वो आपको गिवन होगा। मैं चेंज इन वॉल्यूम निकाल देता हूं, वॉल्यूम में चेंज, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहला वॉल्यूम आता है 19.2 सेंटीमीटर क्यूब, दूसरा वॉल्यूम आ जाता है 19.8, तीसरा वॉल्यूम आ जाता है 19.3 या 4। अब आपने वो दो रिजल्ट्स लेने हैं जो कि जिसमें 0.2 सेंटीमीटर क्यूब का डिफरेंस है। जिस तरह आपके पास यहाँ पे 19.2 है और 19.4 है, इन दोनों में अगर आप डिफरेंस लें तो आपके पास 0.2 सेंटीमीटर क्यूब के अंडर अंडर डिफरेंस आता है। अच्छा, समटाइम्स 0.2 से ज्यादा एक्सीड भी कर जाता है, तो याद रखिएगा जिसका डिफरेंस जिन दो वैल्यूज का 3 में से डिफरेंस कम होगा वो आपकी करेक्ट वैल्यूज होंगी, वो आपकी करेक्ट टाइट्रेशन होंगी, ठीक है। इसमें से इसके बाद आपने मीन निकालना होता है। अब मीन आप कैसे निकालते हैं कि आपने इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर देना है, 19.2 प्लस 19.4, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 पे आपने डिवाइड करना है, तो जो आपके पास वॉल्यूम आएगा वो आपके एवरेज वॉल्यूम, एग्जैक्ट वॉल्यूम होगा। उसी वॉल्यूम को यूज करते हुए आपने आगे मोल्स के क्वेश्चंस करने। अच्छा, होपफुली इसकी समझ आ गई होगी। अब आपके पास नेक्स्ट आ जाता है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स प्रेपरेशन, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स प्रेपरेशन। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपने जो है सोल्यूबल और इनसोल्यूबल सॉल्ट्स में डिफरेंशिएट कर लेना है, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल सॉल्ट्स, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपको सोल्यूबल सॉल्ट्स बता दूं। जो भी ये निमोनिक मैंने बनाया है स्नैप, ठीक है, आप लोग सभी स्नैपचैट तो यूज करते ही होंगे, ठीक है, तो जिसमें स्नैप जो है वो सोल्यूबल सॉल्ट होता है। S फॉर सोडियम, N फॉर नाइट्रेट और A फॉर एमोनियम, एमोनियम, P फॉर फॉस्फेट, फॉस्फेट, ठीक है। ये आयंस हैं, ठीक है। अब मैं इधर आयंस लिख रहा हूं, सोडियम Na पॉजिटिव है, नाइट्रेट NO3 माइनस है, एमोनियम NH4 पॉजिटिव है, फॉस्फेट PO4 माइनस। फॉस्फेट जो है, सॉरी फॉस्फेट नहीं, यहाँ पे पोटाशियम आएगा, सॉरी पोटाशियम, पोटाशियम ये करेक्ट करने, पोटेशियम, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट पे K पॉजिटिव। अब ये किसी भी नॉन मेटल के साथ या पॉजिटिव नेगेटिव एनाइन के साथ अटैच हो जाएं या पॉजिटिव केटाइन के साथ अटैच हो जाएं तो ये हमेशा सोल्यूबल सॉल्ट शो करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास सोडियम क्लोराइड है तो ये सोल्यूबल होगा क्योंकि इसके साथ सोडियम लग गया। इसी तरह सोडियम नाइट्रेट है NaNO3, इसमें नाइट्रेट लग गया तो ये भी सोल्यूबल है। अगर मैं यहाँ पे कैल्शियम नाइट्रेट कर देता हूँ इसको, ठीक है, मैं यहाँ पे कैल्शियम लगाता हूं, अब देखें नाइट्रेट आ गया, नाइट्रेट जहां पर भी आ गया तो ऑब्वियसली ये सोल्यूबल सॉल्ट बनाएंगे। ये सारे के सारे आपके पास क्या बनेंगे, सोल्यूबल, सोल्यूबल सॉल्ट्स, ठीक है। और इसी तरह आपके पास एमोनियम कार्बोनेट आ जाता है, NH4CO3 यहाँ पे ट्वाइस, और ये K2CO3 या फिर फोस्फेट हम लोग लगा K2CO3 लगा लेते, तो पोटेशियम आ गया ना, तो ये सारे सोल्यूबल सॉल्ट। अच्छा, इसके बाद अब सेकंड नंबर पे all common chlorides are soluble, all common chlorides are soluble, ठीक है। मतलब जितने भी आपके पास कॉमन क्लोराइड्स है ना वो सारे के सारे वाटर के अंदर सोल्यूबल होंगे, एक्सेप्ट किन के अलावा, स्मॉल लार्ज, ठीक है। अब स्मॉल लार्ज क्या है, स्मॉल S4 जो है सिल्वर है, लार्ज L4 लेड, ठीक है, सिल्वर एंड लेड।
अगर ये दो आयंस आ जाएं, जिस तरह आपके पास Ag पॉजिटिव है, लेड Pb+2 है, अगर ये इनके क्लोराइड्स बन के आ जाएं तो ये इनसोल्यूबल होते हैं। जिस तरह AgCl है, ये इनसोल्यूबल होगा वाटर के अंदर, इसी तरह PbCl2 है, ये भी इनसोल्यूबल होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ऑल सल्फेट्स, कॉमन सल्फेट्स आर सोल्यूबल। सारे के सारे कॉमन सल्फेट्स जो हैं वो सोल्यूबल सॉल्ट्स होते हैं, एक्सेप्ट बचा पार्टी, इसको बचा पार्टी Pb। ठीक है, तो इसको Ba आपको पता है बेरियम होता है, तो Ba+2, कैल्शियम Ca+2 और Pb+2। ये वाले आयंस जब भी सल्फेट्स के साथ आ जाएं तो ये इनसोल्यूबल सॉल्ट बनाते हैं, तो ये आपने याद रखना है। जिस तरह आपके पास बेरियम सल्फेट BaSO4 ये वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होगा, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 ये भी वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होगा, PbSO4 ये भी वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होगा। अब आपके पास इनसोल्यूबल सॉल्ट्स हम लोग देख लेते हैं। इनसोल्यूबल सॉल्ट्स, इसमें इनसोल्यूबल सॉल्ट्स में आपके पास दो आ जाते हैं, एक हाइड्रोक्साइड्स होते हैं और एक आपके पास ऑल हाइड्रोक्साइड्स और कार्बोनेट्स। हाइड्रोक्साइड्स आर इनसोल्यूबल सॉल्ट्स। ठीक है, और यहां पे ऑल कार्बोनेट्स आर इनसोल्यूबल सॉल्ट्स, मतलब कार्बोनेट्स के साथ जो भी बनेंगे वो इनसोल्यूबल सॉल्ट्स होंगे, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, वाटर के अंदर कभी भी डिसॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा अब इनमें आ जाता है एक्सेप्ट आपने स्नैप पढ़ा था, सोडियम, ठीक है, नाइट्रेट। अब ये देखें हाइड्रोक्साइड क्या है, OH नेगेटिव, क्या ये नेगेटिव नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा? कभी भी नहीं बनाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको सैप लिख देंगे, सोडियम एमोनियम और पोटाशियम। ये जब भी हाइड्रोक्साइड के साथ अटैच हो जाएं तो ये सोल्यूबल सॉल्ट बनाते हैं, इनके अलावा बाकी जितने भी होंगे वो इनसोल्यूबल सॉल्ट बनाएंगे। और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लिख लें एक पॉइंट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। तो इसका मतलब ये जब भी वाटर के अंदर इसको डिसॉल्व करेंगे तो ये एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, तो अब ऑल कार्बोनेट्स आर इनसोल्यूबल एक्सेप्ट सैप, वही सेम कंसेप्ट, सोडियम एमोनियम और पोटेशियम के साथ जब भी कार्बोनेट आ जाएंगे तो ये सोल्यूबल सॉल्ट बनाएंगे। अब आ जाता है आपके पास, आपने ड्राई सैंपल लेना, मैं आपको क्वेश्चन पेपर पे ले जाता हूं। ठीक है, अब देखें आपके पास क्या है, सोडियम क्लोराइड इज इनसोल्यूबल सॉल्ट, नेम द एसिड। अब आपने एसिड बताना है, सोडियम है और क्लोराइड है। अब आपको ये पता है कि सोडियम है तो सोडियम से अल्कलाई क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्लोराइड है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। अच्छा, अब आप अगर ये क्वेश्चन देखें, द टीचर ड्रॉप्स अ बोतल कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड, द बोतल ब्रेक्स व्हेन इट हिट्स द फ्लोर। ठीक है, मतलब एक बोतल है उसके अंदर सोडियम क्लोराइड सोल्ट है और जो है ग्लास की बोतल है और वो जब नीचे गिरी तो फ्लोर के ऊपर हिट करके वो टूट गई। अब टीचर स्वीप्स अप द मिक्सचर ऑफ द सोडियम क्लोराइड एंड ग्लास, डिस्क्राइब हाउ द टीचर कैन ऑब्टेन अ प्योर ड्राई सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड फ्रॉम मिक्सचर। ठीक है, अब उसने किस तरह इसको ड्राई सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है वो कैसे लेना। अच्छा, सबसे पहले आपने देखा कि आपके पास दो चीजें इनसोल्यूबल है, एक तो ग्लास है, ठीक है, और दूसरा उसके अंदर सोडियम क्लोराइड है और दोनों ही सॉलिड हैं। अब आपको ये पता है कि जब आप वाटर के अंदर दोनों को डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, वाटर लेंगे और वाटर के अंदर दोनों को डिसॉल्व करेंगे, तो आपको ये पता है कि ये जो है ये सोल्यूबल हो जाएगा वाटर के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये सोल्यूबल सॉल्ट है, सोडियम लगा हुआ है, और ग्लास जो है ये इनसोल्यूबल इन वाटर होता है। तो अब सबसे पहला प्रोसेस आप क्या करेंगे, आप पहला प्रोसेस ये करेंगे, वाटर के अंदर इसको दोनों को मिक्स करेंगे, देन आप फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने से क्या होगा कि आपके पास इनसोल्यूबल सॉलिड सेपरेट हो जाएगा, इनसोल्यूबल एंड सोल्यूबल सॉलिड दोनों सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने ड्राई सैंपल लेना है, किसका, सोल्यूबल सॉल्ट का। पहले मैं आपको इनसोल्यूबल का बता दूं, ठीक है, इनसोल्यूबल सॉल्ट ड्राई सैंपल
इनसोल्यूबल सॉल्ट लेना है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने काम क्या करना है, आपने इसमें प्रोसीजर इसका ध्यान रखना है। ये सारा प्रोसीजर में आपने क्या करना है, पहला प्रोसेस है आपने वाटर के अंदर इसको डिसॉल्व किया, दोनों सोल्यूबल इनसोल्यूबल, और पहला स्टेप है फिल्टर कर लिया। ठीक है, फिल्टर करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको वॉश विद डिस्टिल वाटर के साथ वॉश करना है। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर। अब जब हम लोग वॉश करेंगे तो आपको पता है कि इसके अंदर कुछ सोल्यूबल सॉल्ट भी तो होगा ना, सोडियम क्लोराइड, वो वाटर के साथ डिसोल्व होकर वो सेपरेट हो जाएगा। इसी तरह फिर जब आप वॉश कर लेंगे, फिर आपने इसको प्लेस इट ऑन द फोल्डेड फिल्टर पेपर के ऊपर आपने प्लेस करना है, और देन आपने इसको वार्म प्लेस पे रख देना, पेपर एंड प्लेस इट ऑन द वार्म प्लेस। ठीक है, तो इस तरह आपको जो है ड्राई क्रिस्टल्स किसके मिलेंगे, इनसोल्यूबल सॉल्ट के। इसी तरह जब आपने जो है ग्लास प्लस सोडियम क्लोराइड है, दोनों ही सॉलिड हैं, फिर सेम काम वही करना है, इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लिया। अब की बार आपने क्या करना है, फिल्टर करना है, और आपको ड्राई क्रिस्टल किसके चाहिए, ड्राई क्रिस्टल सोडियम क्लोराइड के चाहिए, NaCl, जो कि हमारा एक्वा सोल्यूशन है, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप वही होगा कि आपने फिल्टर कर लेना है। फिल्टर करने के बाद आपने जो है सोडियम क्लोराइड को हीट करना है। हीट करेंगे जब आप, फिर साथ में इसमें वाटर वेपर्स इवेपोरेट करेंगे, वाटर वेपर्स इवेपोरेट्स। ठीक है, और वाटर वेपर्स इवेपोरेट होंगे तो इसके बाद थर्ड नंबर पे जब वाटर वेपर्स इवेपोरेट हो जाएंगे, लीव इट फॉर कूल डाउन के लिए इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना फॉर सम टाइम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपने वही काम करना है, फोल्डेड फिल्टर पेपर पे प्लेस करना है, फोल्डेड फिल्टर पेपर। ठीक है, और फिर देन आपने इसको फोल्डेड फिल्टर पेपर पे प्रेस करना है ताकि इसमें से मजीद वाटर कंटेंट रिमूव हो जाए, और प्लेस इट ऑन द वार्म प्लेस इट ऑन कोई भी वार्म प्लेस, या फिर आप ओवन में भी रख सकते हैं इसको। ठीक है, प्लेस इट ऑन ओवन। ठीक है, इस तरह आपके पास ड्राई क्रिस्टल सोडियम क्लोराइड के आ जाएंगे। अब आपने ये प्रोसेस तो देख लिया, अब हम लोग एसिड्स के रिएक्शन पढ़ने लगे हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट, एसिड प्लस बेस। पहले तो मैं आपको जनरल रिएक्शन लिखवा देता हूं, फिर उसके बाद इसके रिएक्शंस लिखूंगा। सोल्ट एंड वाटर, जिसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, और सोल्ट हमारा सोल्यूबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे मैंने आपको जो है एसिड लिखवाया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, एक्वस, और बेस आपकी थी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको ये पता है ये भी एक्वस है क्योंकि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। इसी तरह सोडियम क्लोराइड बनेगा, सोडियम अटैच हुआ तो ये एक्वस सोल्यूशन बनाएगा, प्लस वाटर। ठीक है, वाटर हमेशा लिक्विड स्टेट में होता है। ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करे तो तब क्या करेगा। ठीक है, जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तब आपके पास दो चीजें बनेंगी, एक बनेगा सोल्ट और दूसरा बनेगा आपके पास हाइड्रोजन गैस। ये डिफरेंस आपने याद रखना है। एसिड आपका कोई भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कोई भी ग्रुप 1 की मेटल या 2 की ले लें, मैं ग्रुप 1 की मेटल लेता हूं। अब मुझे पता है ये सॉलिड है और मेरे सारे एसिड्स एक्वस होते हैं। अब इससे क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस H2, देन आप इसको बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, अब आप इसको बैलेंस करें तो आपके पास हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 लगाया, फिर यहाँ पर भी 2 लगा दिया, फिर यहाँ पर भी 2 लगा दिया, अब बैलेंस हो। थर्ड रिएक्शन है एसिड का जब भी मेटल कार्बोनेट्स के साथ, मेटल कार्बोनेट्स। अब याद रखिएगा जब भी कार्बोनेट्स आ गए ना, तो आपके पास एक तो बनना है सॉल्ट और दो चीजें बनेगी, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वाटर बनना है साथ। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपके पास बनेंगी प्रोडक्ट में। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही ले लेते हैं और मेटल कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं Na2CO3। ठीक है, अब आपको पता है ये एक्वस है और ये भी एक्वस है, क्योंकि इसमें सोडियम था इसलिए ये एक्वस है। अब ये बनाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। ठीक है, अब आपको ये पता है वाटर लिक्विड स्टेट में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टेट में होती है, और अब आपने इसको बैलेंस करना है। सोडियम कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे 2 लगा दें, क्लोरीन भी 2 हो गए, इधर 2 लगा दिया, अब बाकी ये बैलेंस हो चुका है, ये एक्वा सॉल्यूशन। यही इसके 3 रिएक्शंस थे, और अब आपका जो है ये खत्म हो चुका है, और इसको बड़े ही अच्छे अंदाज में आपने इसको प्रिपेयर करना है आपने फाइनल पेपर के लिए।
इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।